सो हेलो एवरीवन, आज का वीडियो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम 20 मिनट में पूरी साइंस को ऐसा रिवीजन कर देंगे, फोड़ फाड़ के रख देंगे जिसके बाद में पेपर में तुम्हें एक भी क्वेश्चन में नहीं अटकने वाले। क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैंने काफी सारा आपका जो सिलेबस उसको 3-4 बार स्टडी करके उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल करके रिवाइज करवाई है, वो भी 30 से 35 मिनट में। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा वीडियो जरूर से देखना क्योंकि ये लास्ट मिनट रिवीजन है, इससे बेहतरीन रिवीजन आपका नहीं हो सकता। और इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें ऐसी और वीडियोस मिलते रहे। और तुम्हें बाकी सब्जेक्ट्स के अगर सैंपल पेपर देखने तो तुम्हें नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के तुम बाकी के सब्जेक्ट्स के हाफ ईयरली के सैंपल पेपर भी देख सकते हो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो सबसे पहले आता है वो आता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो देखो, नर्वस सिस्टम के अंदर आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, क्या फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का। तो सबसे पहला फंक्शन होता है कि टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेने का काम होता है। कंट्रोल्स ऑल द वॉलेंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज जो हैं वो सारी की सारी नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इनेबल्स अस टू रिमेंबर एंड थिंक एंड रीजन, इसी की वजह से हम लोग सोच पाते हैं और उसका रीजन निकाल पाते हैं। फिर लास्ट में आता है कि रेगुलेट्स द इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज सच एज ब्रीथिंग एंड बीटिंग ऑफ हार्ट, ये भी सारे सारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं जैसे कि रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन ध्यान रखो। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि दीज आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, कि ये क्या होते हैं, बेसिकली इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अभी अलग अलग होते हैं, जैसे कि जो आईज ईयर होते हैं, ईयर का क्या काम होता है, सुनने का काम होता है। आईज का क्या काम होता है, इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना कि आईज के अंदर फोटो रिसेप्टर्स होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्किन के अंदर कौन से होते हैं, स्किन में होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, जिनका काम होता है हॉट और कोल्ड को डिटेक्ट करना। फिर उसके बाद में आता है नोज के अंदर जो रिसेप्टर है, ये ध्यान रखना कौन से वाला है, इसका नाम रहेगा ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कि किस काम में आता है, स्मेल के काम में आता है। फिर उसके बाद में आता है टंग में कौन सा होता है, वो होता है ग्यूस्टेरिक रिसेप्टर होते हैं। तो ये आपको दो जो जरूर से ध्यान रखना है, एक तो नोज वाला और उसी के साथ में टंग वाला आपको जरूर से ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद में आता है न्यूरॉन। तो अब देखो, न्यूरॉन के अलग अलग डिफरेंट पार्ट है। सबसे पहला तो है इसका डायग्राम। इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ये जो डेंड्राइट्स है ना, इनका काम क्या होता है कि इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फिर ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या करता है, एक्सॉन जो होता है ना, इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में क्या करता है, आगे ट्रांसफर करता है। किसको, एक्सॉन टर्मिनल को। फिर एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है, इस इंपल्स को केमिकल सिग्नल के अंदर आगे ट्रांसफर करता है। तो ये इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आ सकता है एग्जाम के अंदर। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज एन द क्विक और सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस। अब जैसे कि कुछ भी अगर होता है, हमारी बॉडी को अगर गर्म लगता है तो सडन जो रिएक्शन होता है उसे ही क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर दिया गया है कि व्हेन यू स्मेल योर फेवरेट डिश योर माउथ स्टार्ट वाटरिंग, कि जैसे आपने मन में गुलाब जामुन सोचा तो आपके मुंह में पानी आने लग जाता है। तो यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। फिर इसी तरीके से रिफ्लेक्स आर्क होती है द पाथ विथ थ्रू विच द नर्व इंपल्स पासेस ड्यूरिंग द मतलब रिफ्लेक्स एक्शन के जो भी सिग्नल पास होते हैं उसी को ही कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। अब इसके बाद जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट की। कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है प्लांट्स के अंदर, तो इसके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। इसमें क्या होता है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस के रिगार्डिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे ही प्लांट को पता लगता है कि कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसके अराउंड वो कुछ केमिकल चेंजेस करते हैं, जिस वजह से या तो वो श्रिंक हो जाता है या फिर वो अपने कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि टच मी नॉट प्लांट होता है, उसमें उसकी जो लीव्स होती हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। तो ये सब एक्टिविटीज होती हैं, ये होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। वहीं पर ये आते हैं डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोट्रोपिज्म जो होता है इसमें क्या होता है कि मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर होता है। फिर उसके बाद में आता है फोटोट्रोपिज्म, इसमें होता है मूवमेंट टुवर्ड लाइट होता है। फिर जियोट्रोपिज्म में क्या होता है कि मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी होता है या फिर अवे फ्रॉम ग्रेविटी होता है। फिर उसके बाद में केमोट्रेपिज्म होता है, इसमें होता है कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो इसमें ये जो चार नाम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा आपसे एक्टिविटी के अंदर बोल के पूछ दिया जाएगा। जैसे कि फोटोट्रोपिज्म में दिखा दिया जाएगा कि जो प्लांट है वो लाइट की तरफ मूवमेंट करता है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो होता है फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म या फिर कीमोट्रोपिज्म, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है प्लांट हार्मोन। प्लांट्स के 3-4 हार्मोन है। सबसे पहला होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन का काम क्या होता
होता है कि ये सिंथेसाइज करता है शूट टिप को। और फिर इसके बाद में जो सेकंड हार्मोन है वो है गिबरेलिन, जो कि हेल्प करता है उसकी स्टेम की ग्रोथ के अंदर। फिर उसके बाद में आता है साइटोकिन। तो साइटोकिन क्या होता है, ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। फिर उसके बाद में आता है एबिस्किक एसिड, जो कि किसको करता है, स्टॉप्स द ग्रोथ एंड कॉजेज द विटलिंग ऑफ द लीव्स, की यहां पर जो पत्ते झड़ने होते हैं ना वो इसी की वजह से स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद में ये एक स्ट्रेस हार्मोन भी होता है प्लांट्स का। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि हार्मोन इन एनिमल्स की, जैसे कि हम में कौन से हार्मोन है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसके लिए ये टेबल है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। जैसे कि सबसे पहला जो है वो है हमारा थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड कहां पर होता है, नेक के पास होता है। थायरोक्सिन इसमें होता है, जिसका काम क्या होता है, कंट्रोल्स द जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन बॉडी। हमारी बॉडी की जो भी ग्रोथ है वो कौन कंट्रोल करता है, यहां पे थायराइड ग्लैंड। और फिर इसके बाद में जो सेकंड ग्लैंड इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि अंडर द ब्रेन होता है। ये ग्रोथ हार्मोन होता है, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द हाइट इंक्रीज होती है पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है जैसे टेस्टिस जो है वो बॉयज में कहां पर होती है, स्क्रोटम में होती है। और एक कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन, जिसका काम क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन का एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन बॉयज। फिर उसी तरीके से फीमेल्स में होती हैं ओवरीज, जो कि नियर यूट्रस होती हैं। इनका कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन, जिसका काम होता है एग प्रोडक्शन का, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन गर्ल्स। तो ये चार है ग्लैंड्स जो कि इंपॉर्टेंट है, प्लस ऑफ इनके हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में चलते हैं, हम आती है फोटोसिंथेसिस के। भैया फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक ऐसी मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर की जो प्लांट है वो CO2 और वाटर को लेता है और उसको उससे कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होना जरूरी है, जब भी जाकर के वो कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करता है। और इसका एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ यहां पर CO2 है, 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, और सनलाइट के प्रेजेंस में यहां पर हमें जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है ग्लूकोज, जो कि क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, और इसके साथ में हमें ऑक्सीजन मिलती है और वाटर इसमें फॉर्म होता है। बहुत ही सिंपल सा आप याद रख सकते हो। फिर इसके बाद में जो अगला है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। भैया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान से देखना और एक बार एनसीईआरटी खोल करके इसका डायग्राम देख लो। मैं शायद डायग्राम लगाना इसका भूल गया हूं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वो आता है माउथ। माउथ का काम क्या होता है, माउथ का काम होता है इनटेक ऑफ फूड लेना, खाने को अंदर लेने का काम होता है इसका। फिर सेकंड आता है टीथ। टीथ का काम क्या होता है भैया, टीथ का काम होता है खाने को चबाना, तो ये होता है च्यूइंग ऑफ फूड होता है इसका काम। फिर इसके बाद में आता है टंग। टंग का क्या काम होता है भैया, टंग का काम होता है बेसिकली रोलिंग ऑफ अ फूड एंड पुशिंग डाउन टू ईसोफेगस। ईसोफेगस की तरफ हमारा जो खाना हम लोग खाते हैं उसको क्या करती है, ईसोफेगस की तरफ ये पुश करती है। देन फिर इसके बाद में ये जो ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस क्या होती है भैया, ईसोफेगस कैसी होती है, तो ईसोफेगस का काम क्या होता है, ईसोफेगस का काम ये होता है कि इट टेकिंग द फूड फ्रॉम द माउथ एंड डिलीवर टू द स्टोमक। ये स्टोमक को अपना फूड डिलीवर करती है, माउथ से लेती है, फिर उसके बाद में स्टोमक को अपना फूड डिलीवर करती है। कौन से मूवमेंट से होता है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट। पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो मूवमेंट होता है उसी को ही कहा जाता है पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्टोमक। स्टोमक क्या होता है, स्टोमक के अंदर कौन सा ग्लैंड होता है, तो स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है ये करता है गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है। अभी हम लोग इसका फंक्शन देखेंगे, लेकिन आप याद रखिए कि स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो कि गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसके अंदर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है, डाइजेशन का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि हर्बीवोरस जो होते हैं ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ घास वगैरह खाते हैं, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो कि कार्निवोरस होते हैं, जो कि मीट वगैरह खाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हर्बीवोरस होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लार्ज जो है हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इज द लार्जेस्ट, मतलब कि लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट नहीं, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये एब्जॉर्ब करता है एक्सेस ऑफ वाटर को जो कि फूड में रिमेनिंग रह जाता है। फिर इसके बाद में जो लास्ट प्रोसेस रहती है वो रहती है एनएस। एनएस के थ्रू जो भी वेस्ट फूड है वो यहां से रिलीज हो जाता है। ये होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके अंदर अलग अलग जो जैसे कि गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस के अलग अलग कंपोनेंट है। तो गैस्ट्रिक जूस का जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, तो बेसिकली पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम होता है दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन, जो कि प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। देन फिर इसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है ये जो मीडियम है, खाने का मीडियम है, उसको एसिडिक करता है। और एसिडिक इसलिए करता है क्योंकि इससे बैक्टीरियाज मर जाते हैं जो कि
हम लोग खाने के साथ में कंज्यूम कर लेते हैं। फिर इसके बाद में जो आता है वो आता है म्यूकस। म्यूकस क्या होता है? बेसिकली म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ ए स्टोमक, क्योंकि एसिड रिलीज होगा तो एसिड से कहीं हमारे जो इनर लाइनिंग है स्टोमक की वो डिस्टर्ब ना हो जाए या फिर इफेक्ट ना हो जाए, इसीलिए म्यूकस इसमें प्रेजेंट होता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन हैविंग द विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द फूड इनटू द ब्लड। भैया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विली जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि करते हैं कि जो हमारा खाना है उसको, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर एब्जॉर्ब करवाने का काम करती हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि हमारा जो लीवर है, लीवर सीक्रेट्स द बाइल विच स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर। और लीवर का काम क्या होता है? लीवर का काम होता है जो बाइल जूस होता है ना, मतलब एक तरीके से बाइल को सीक्रेट करती है, जो कि स्टोर्ड किस में होता है? गैल ब्लैडर में। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि इट मेक्स द एसिडिक फूड टू अल्कलाइन सो दैट पैनक्रेटिक एंजाइम कैन एक्ट ऑन इट। जो हमारा फूड था स्टोमक के अंदर HCl की वजह से क्या हुआ था? एसिडिक हो गया था। अब उसको क्या करते हैं? एल्कलाइन कन्वर्ट करते हैं। एल्कलाइन कौन करता है यहां पर? कौन ये करता है? बाइल। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस तरीके से होता है? तो दो तरीके इंपॉर्टेंट है। पायरुवेट होता है, पायरुवेट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कि यीस्ट के अंदर होता है, यहां पे क्या होता है कि इथेनॉल और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में एनर्जी रिलीज होती है। और वहीं पर ही लैक ऑफ अगर ऑक्सीजन है जो कि हमारी मसल्स के अंदर होता है, जब हम रनिंग करते हैं, जब ये प्रोसेस होती है, जब जैसे कि आप रनिंग कर रहे हो तो आपको सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिलती आपके मसल्स को ऑक्सीजन की, तो उस केस के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और उसके साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये आपको याद रखना है कि यहां पर जो सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर पायरुवेट दो कंडीशन में होता है, वैसे तो 3 में होता है, लेकिन आपको 2 याद रखनी है कि एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है जाइलम। जाइलम का क्या काम होता है भैया? जाइलम जो होता है इसका काम ये होता है कि इट ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड द मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ अ प्लांट। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को रूट से, कहां पर? रूट से करता है। ये हमारे प्लांट्स के अपर बॉडी जो प्लांट है उसको ट्रांसमिट करता है और इसके अंदर कोई भी एनर्जी यूज में नहीं ली जाती है। और वहीं पे जो फिलोएम होता है, फिलोएम का काम क्या होता है? इट बेसिकली ट्रांसपोर्ट द फूड इन बोथ द डायरेक्शन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड। ये क्या करता है कि जो फूड है उसको रूट्स को भी देता है और जो अपर पार्ट है, लीव्स वगैरह को भी ये क्या करता है? फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है और इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? बेसिकली एक्सक्रीशन इज एन दी हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव फ्रॉम द बॉडी। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट जनरेट होता है, तो वही जो प्रोसेस होती है जैसे कि हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। और जैसे कि यहाँ पे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है किडनी है, किडनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का क्या होता है, कैसा होता है? तो जो नेफ्रॉन होता है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ अ किडनी। नेफ्रॉन बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जो कि हमारे जो भी खून होता है उसको साफ करने की बेसिक यूनिट होती है। फिर इसके बाद में नेफ्रॉन किससे बना होता है? नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ अ थिन वॉल्ड कैपिलरीज कॉल्ड एज द ग्लोमेरुलस व्हिच हैज हैविंग द कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कप लाइक के स्ट्रक्चर आता है। वो आता है केमिस्ट्री में। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा एक रिएक्शन है, जो कि रिएक्शन है आपकी एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड। ये रिएक्शन है, इसके अंदर बेसिक है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। तो अभी जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है तो इसमें आपको याद रखना है कि क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि ये जो मैग्नीशियम होता है रिबन, इसको हम लोग रब करते हैं पहले सैंड पेपर से। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम है ये हाईली रिएक्टिव होता है। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके साथ में मिलकर के क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिस वजह से अच्छे से जल नहीं पाता। तो इसको अच्छे से जलाने के लिए कि अच्छे से जल पाए, इसलिए हम लोग इसे रबिंग करते हैं जिससे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उससे हट जाए। फिर सेकंड जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि ये किस तरीके की फ्लेम के साथ में बर्न होता है? तो ये बर्न होता है व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ में बर्न होता है। देन फिर इसके बाद में जो इसका सेकंड पॉइंट आता है वो ये आता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दो कंपाउंड मिलकर के कोई एक नया कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखो, ये है यहाँ पर क्विक लाइम। क्विक लाइम के अंदर जब आपने वाटर ऐड किया तो आपके पास में एक नया कंपाउंड बना है, वो बना है CaOH2, जिसको कि हम लोग स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। और इसके साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। जब हीट रिलीज होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और जब हमें हीट देनी होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन
डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली हमारा जो एक कंपाउंड है वो क्या होगा, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। रिएक्टेंट हमारे पास में एक रहेगा, प्रोडक्ट एक से ज्यादा होंगे। जैसे कि यहां पर ये है फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का जो स्टार्टिंग के अंदर कलर है वो है ग्रीन कलर है, और इसके बाद में जब ये हीट करते हैं हम लोग, ये कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, जिसका कि कलर हो जाता है ब्राउन, और इसके साथ में सल्फर ट्राईऑक्साइड भी निकलती है और सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है। ये भी एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में अगली जो आती है वो आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है ना, वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा करके उस कंपाउंड के साथ में वो अपना कंपाउंड बनाता है। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है आयरन है, आयरन और यहां पर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करके क्या होता है, यहां पे जो कंपाउंड बनता है वो बनता है FeSO4, मतलब फेरस सल्फेट बन जाता है। और इनिशियली इसका जो कलर होता है, ये याद रखना कि इनिशियली कॉपर सल्फेट जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू होता है। जब हम इसके अंदर आयरन डालेंगे तो आयरन डालने के बाद में इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। वो किस में चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रीन में इसका कलर कन्वर्जन हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भैया, इसके अंदर जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में एक को हटा करके दूसरा आता है ना, अब यहां पे क्या होता है कि दो के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के यहां पर है Na2SO4 और है यहां पर BaCl2, ठीक है, बेरियम क्लोराइड। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो बेरियम है वो क्या जा रहा है, सोडियम की जगह पर जा रहा है, और सोडियम क्या आ रहा है यहां पर क्लोरीन की जगह पे आ रहा है। तो एक नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर की दो मेटल अगर डिस्प्लेस होते हैं तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसके अंदर जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो होता है हमारे पास में बेरियम सल्फेट, जो कि एक PPT होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। ये भी एक एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड रिएक्शन है। ये सारी की सारी रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसी रिएक्शन आ सकती हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपल सा होता है कि जो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज कर देता है दूसरे सब्सटेंस को, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि यहां पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हुआ तो ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और आप इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है उससे भी देख सकते हो कि स्टार्टिंग के अंदर यहां पे जो मैग्नीशियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +0, लेकिन यहां पर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, यहां पे +2 है। तो मतलब कि एक तरीके ऑक्सीजन ने अपने आप को रिड्यूस किया और इसको क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन इज द सिंपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों में से कुछ भी होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर यहां पर कॉपर है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और यहां पे हमें मिल रहा है कॉपर ऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। फिर इसी तरीके से रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन बेसिकली होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है। अब इन दोनों को अगर मिला दें तो एक नई रिएक्शन बनती है जिसको कि हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर रिएक्टेंट गेट रिड्यूस। एक इसके अंदर ऑक्सीडाइज होता है और जो एक रिएक्टेंट है वो रिड्यूस होता है। अब जैसे कि यहां पर एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑफ यहां पे हाइड्रोजन है, ये यहां पे कन्वर्जन जब होता है तो इनमें हमें कॉपर मिलता है और इसके साथ में वाटर रिलीज होता है। तो देखिए यहां पे जो नीचे वाला कन्वर्जन है कि यहां पर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में, तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का रिडक्शन है, और वहीं पर ये हाइड्रोजन से वाटर का कन्वर्जन ये होता है ऑक्सीडेशन। अगर दोनों एक साथ है तो इसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे फर्स्ट जो है इनकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो एसिड की प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इसके सिंपल फॉर्म से याद रख सकते हो, बार से याद रख सकते हो। बार से कैसे याद रखोगे कि यहां पर ए है, ई का मतलब हो गया एसिड, और बी से आप लोग क्या याद रखोगे, बी से हो जाएगा ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, एसिड चेंज करेगा। फिर इसके बाद में अगला जो है कि इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और इसकी जो पीएच है, ये याद रखो कि जो एसिड होते हैं इनकी पीएच कहां से लेकर के कहां तक होती है, 0 से 7 तक इनकी पीएच होती है, और जितनी कम पीएच होती है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि किस तरीके का टेस्ट होता है, सोर इन टेस्ट होते हैं। ये सिंपल सी 5 प्रॉपर्टी आपको याद रखना। अब इसी तरीके से बेसिस की भी प्रॉपर्टी होती है, तो बेसिस की प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है कि किस लिटमस को कैसे चेंज करता है। तो ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ब्लू के अंदर बी आता है और बेस के अंदर भी बी आता है, तो क्या होगा कि बेस है रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। देन फिर इसके बाद में ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है OH- आयंस रिलीज करता है, और इसकी जो पीएच है वो होती है 7 से लेकर के 14 तक इसकी पीएच होती है। और जितनी ज्यादा हाई पीएच होती है 14 के पास में होती है, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। फिर इसके बाद में इसका टेस्ट कैसा होता है, होता है बिटर इन टेस्ट होता है। तो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं कि डिफरेंशिएट या फिर डिफरेंशिएट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, तो उसके अंदर आपको टेबुलर फॉर्म को बना करके एक्सप्लेन करना होगा।
देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल के साथ में कैसी रिएक्शन होती है। तो मेटल के साथ में आप सिंपल से याद रखो कि एसिड प्लस मेटल जो है वो देगा हमें मेटल सॉल्ट और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसको कैसे करते हैं, इसको चेक करते हैं बर्निंग कैंडल को पास में लाते हैं। जब बर्निंग कैंडल पास में आती है तो ये जो हाइड्रोजन है ये पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है। और ये जो इक्वेशन है ये एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड इक्वेशन है जो कि जिंक प्लस H2SO4 विल गिव अस ZnSO4 प्लस ऑफ यहां पर हाइड्रोजन रिलीज होती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है उनके साथ में एसिड कैसे रिएक्शन करते हैं। तो इसका बेसिक फॉर्मूला याद रखिए कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट विल गिव अस मेटल सॉल्ट और उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और उसके साथ में वाटर फॉर्म होता है। अब देखिए बेसिक रिएक्शन है कि Na2CO3 प्लस ऑफ यहां पर 2 टाइम्स ऑफ HCl है। यहां पर आपको एक तो मेटल सॉल्ट मिल गया जो कि सोडियम क्लोराइड है और इसके साथ में वाटर रिलीज हुआ और इसके साथ में आप लोगों को मिली है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से चेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करने के लिए आपको जो लाइम वाटर है उसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना होगा। जब आप इसमें पास करेंगे तो इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और यहां पे पीपीटी फॉर्म होगा व्हाइट कलर का, ये कलरलेस से मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये कैसी है, इसके अंदर CO2 रिलीज हो रही है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारे पास में वो ये आता है 11th पॉइंट है इसका, वो ये है कि बेसिस प्लस जो मेटल कार्बोनेट हैं उनकी क्या रिएक्शन रहेगी, बेसिस की, बेस कैसी रिएक्शन करेंगे। तो भैया बेस है ना ये कोई भी रिएक्शन नहीं करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ में। देन फिर इसके बाद में जो अगली रिएक्शन आती है वो आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और वो बनाते हैं एक सॉल्ट और उसके साथ में वाटर रिलीज होता है। अब ये सॉल्ट दो तरीके के होते हैं, सबसे पहले होता है एसिडिक और एक होता है बेसिक सॉल्ट। तो एसिडिक कब होगा, एसिडिक जब होगा जब उसके पास में एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और वहां पे वीक बेस होगा। अब जैसे कि मान लो कि आप कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड को ले लो और एक वीक बेस को ले लो तो वीक बेस अपनी पावर ही नहीं दिखा पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड अपनी पावर दिखा करके उसको सॉल्ट का है वो क्या कर देता है, एसिडिक सॉल्ट कर देता है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहां पर CuSO4, अब CuSO4 किस किस से मिलकर के बना हुआ है, CuSO4 बना हुआ है COH2 से जो कि एक वीक बेस है और इसके साथ में है H2SO4 हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस तो इसीलिए क्या हो गया, ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। फिर इसी तरीके से अगर बेसिक सॉल्ट है तो बेसिक सॉल्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वीक एसिड होता है। इसका एग्जांपल यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पर सोडियम बाइकार्बोनेट में हम लोग जो यूज करते हैं वो करते हैं NaOH और उसके साथ में कार्बोनिक एसिड को यूज करते हैं, तो यहां पे ये फॉर्म हो जाता है। अब इसके बाद में जैसे कि अगर मान लो कि हम लोग दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं जैसे कि NaOH और HCl दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर जो सॉल्ट है NaCl ये क्या हो जाएगा, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आती है हमारी pH स्केल। pH स्केल क्या होता है, बेसिकली स्केल होती है जिससे कि हम लोग मेजर करते हैं कि कितने H+ आयन है एक्वस सॉल्यूशन में। अब इसकी अलग अलग रेंज होती है, जैसे कि अगर एसिड है तो एसिड के लिए इसकी रेंज होती है 0 से लेकर के 7 तक, और अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल पॉइंट रहता है इसका 7 के ऊपर, और वहीं पर जो बेस की रेंज है वो होती है 7 से लेकर के 14 तक। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि pH ज्यादा होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि वो स्ट्रांग है। जैसे कि एसिड के केस में अगर हम लोग बात करें तो एसिड के केस के अंदर जितनी कम उसकी pH होती है उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांग एसिड होता है। और वहीं पर अगर बेस की बात करें तो बेस के अंदर H+ के आयंस जो हैं वो होते ही नहीं, OH- के आयन होते हैं, इसीलिए उसकी pH ज्यादा होती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि आप लोग अगर इसको डाइल्यूट करते हो कि वाटर डाइल्यूट एसिड एंड pH इंक्रीज, जैसे कि अगर आप वाटर डालते रहते हो एसिड के अंदर तो उस केस के अंदर उसकी जो pH है वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने का मतलब यह है कि उसकी जो पावर है एसिड की वो रिड्यूस होती है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है 14th वाला पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एसिड प्लस वाटर जो है, जैसे कि आपने एसिड को बीकर में ले रखा और उसके अंदर वाटर डाल रहे हो तो ये कभी नहीं करना है क्योंकि यहां पर विग्रस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी और जो बीकर है वो ब्रेक हो सकता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको क्या करना है, वाटर को बीकर में लेना है और उसके अंदर एसिड को मिक्स करना है जिससे कि जो हीट होगी वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा लेकिन हीट इसमें रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये होती है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसके अंदर कि हम लोग हीट दे रहे हैं खुद से, इसका जब भी हीट हमें मिले तो वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्लोर एल्किल प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी याद कर लो। अभी इस रिएक्शन को आप याद रखोगे कि क्या होता है, बेसिकली होता है कि व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सोडियम क्लोराइड जो कि ब्राइन सॉल्यूशन होता है, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये डिकम्पोज हो जाता है, जैसे कि ब्राइन सॉल्यूशन होता है वो डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और जो इसकी रिएक्शन होती है वो ये होती है 2 टाइम्स ऑफ NaCl एक्वस प्लस ऑफ यहां पर
H2O ये देता है हमें NaOH और उसके साथ में क्लोराइड भी गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अब कौन सी गैस किसके ऊपर निकलती है, एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है, क्लोरोएल्किल प्रोसेस में। तो क्लोरोएल्किल प्रोसेस के अंदर एनोड के ऊपर जो गैस निकलती है वो निकलती है क्लोरीन गैस निकलती है, और वहीं पर ही जो कैथोड है इसके ऊपर जो गैस निकलती है वो निकलती है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि बेसिक आपको इनके फॉर्मूला याद होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaOCl2, और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaHCO3, और जो वॉशिंग सोडा है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसमें याद रखना कि इसमें जो 10H2 है ये क्या है, 10 क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। देन फिर इसके बाद में इसका अगला कंपाउंड आता है वो आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना है जो कि होता है CaSO4.12H2O, और इसके साथ में जब आप वाटर को ऐड करते हैं तो इनिशियली कैसा होता है, ये व्हाइट पाउडर होता है, लेकिन जब आप इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है जिप्सम में। जिप्सम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, जो कि एक हार्ड मास सॉलिड होता है, मतलब कि ये हार्ड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसका यूज हम लोग लेते हैं जैसे कि टॉयज वगैरह बनाने में ले लिया, अगर हाथ टूट जाता है तो वहां पे भी जिप्सम को ही यूज किया जाता है। बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी फिजिक्स है। भैया फिजिक्स थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बातें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रे डायग्राम के अंदर। रे डायग्राम अगर कोई भी आता है तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक रे हमेशा आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लेनी है। आंख बंद करके एक रे को आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकाल देना, फिर उसके बाद में उसको फोकस से पास करा देना। फिर जो सेकंड है वो ये है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी रे पास होगी। अब देख लेना कि कौन सा केस गिवन है, या तो वो फोकस से पास होती है या फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। अब जैसे कि ये वाला केस है, ठीक है, इस वाले केस के अंदर सबसे पहली रे क्या करेंगे हम लोग, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाली, फिर इसको हमने फोकस से पास कर दिया। अब जो दूसरी रे है इसको हमें किससे पास करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो क्या करेंगे यहां पर हमें सबसे पहले इसको आगे लेकर के जाएंगे, फिर इसको पीछे लेकर के आएंगे। तो इस तरीके से आपको ये रे डायग्राम बनाना है। और एक जो एक्सेप्शन है इस केस के अंदर वो ये है कि जब ये यहां पर फोकस के ऊपर रहता है तो फोकस के अंदर आपको याद रखना है कि फोकस के ऊपर ये रे इस तरीके से पास हो जाती है, ठीक है, एक ही एंगल के ऊपर जितना इंसिडेंट होता है उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होता है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि फोकस क्या होता है, फोकस को डिफाइन कीजिए। तो फोकस इज एट द पॉइंट वेयर ऑल द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट द पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन। एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर है ना सारी जो पैरेलल रेज हैं वो आकर के मीट करें, उसको हम लोग कहते हैं फोकस। और जो पोल और फोकस की दूरी होती है इसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, जो कि होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। और फिर इसके बाद में आते हैं यहां पर फोकल लेंथ को लेकर के। फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और वहीं पर जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव रहती है कॉनकेव मिरर के लिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा याद रख लो कि जो कॉन्वेक्स होता है उसके लिए पॉजिटिव फोकल लेंथ रहती है मिरर की। फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है, 1/f = 1/v प्लस ऑफ 1/u होता है। और यहां पर जो u है वो नेगेटिव होता है, हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, कभी भी ये पॉजिटिव नहीं होगा। एग्जाम के अंदर गलती हो सकती है, इसलिए बोल रहा हूं कि u जो है वो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, चेंज नहीं होगा। फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, इमेज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, लेकिन u जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, तो मैग्निफिकेशन होता है m = -v/u = होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके अलग अलग केसेस हैं। सबसे पहला केस ये है कि अगर m > 1 होता है तो इस केस के अंदर हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी रहेगी, तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पे इनलार्ज्ड इमेज फॉर्म होती है। फिर इसके बाद में अगर m < 1 होता है तो हम बोलते हैं कि यहां पर जो हाइट ऑफ इमेज है वो लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, तो इसलिए जो इमेज होती है वो स्मॉल इमेज फॉर्म होती है। फिर इसके बाद में अगला जो केस है वो ये है कि अगर m नेगेटिव है तो इस केस के अंदर रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, और अगर m पॉजिटिव है तो इस केस के अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। इसके बाद में आता है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को आप लोग याद रखेंगे कि साइन ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन है, तो आपको उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, ये कहता है स्नेल्स लॉ। बाद में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला याद रखना वो ये होता है μ = वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन मीडियम डिवाइड बाय में होता है वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और वहीं पर ही जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट केस आता है कि इसके अंदर हमेशा ही रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, बट जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो ही इसके अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगी। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला सिंपल सा, उससे इतना सा अलग है कि 1/f = होता है 1/v - 1/u होता है, और इसके अंदर f पॉजिटिव रहता है
है कॉन्वेक्स लेंस के लिए और F नेगेटिव रहता है कॉनकेव लेंस के लिए। फिर इसके बाद में इसका मैग्निफिकेशन किस तरीके से होता है लेंसेज का, तो लेंसेज का मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई u होता है, और वहीं पर जो मिरर होता है उसके अंदर नेगेटिव होता है और इसमें पॉजिटिव होता है। फिर इसके बाद में वही केसेस होते हैं, इसमें m अगर 1 है तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर रहती है, अगर ज्यादा है तो उस केस के अंदर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा रहेगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कम रहेगा। वही कांसेप्ट है जो कि हमने अभी अभी रिवाइज किए थे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में फोकल लेंथ, और यहां पे जो फोकल लेंथ होती है वो मीटर में होती है, और जो ऐसा यूनिट होती है पावर की वो होती है डायोप्टर। और जब आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर देगा ना तो ध्यान से देख लेना, क्योंकि एग्जामिनर आपको सेंटीमीटर में देगा ताकि आप गलती करें, लेकिन अभी आप गलती नहीं करोगे क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर फोकल लेंथ होती है मीटर में और ये डायोप्टर में होता है, और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर इनवर्स होता है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो ये आता है कि एक यंग पर्सन अगर है तो उसके लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में जो फार पॉइंट होता है वो होता है उसके लिए इंफिनिटी, ये याद रखना है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है मायोपिया। मायोपिया क्या होता है भैया, मायोपिया नियर साइटेडनेस होती है जिसके अंदर की क्या होता है कि दूर का नहीं दिखाई देता है लेकिन उसको पास का क्लियरली दिखाई देता है। अब इसके पीछे के रीजन क्या क्या है, इसके पीछे का पहला रीजन है कि इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल की, उसकी जो आई बॉल है वो बड़ी हो गई है और जो इमेज है वो आगे फॉर्म होती है। इमेज रेटिना पर फॉर्म नहीं होती, इस केस के अंदर इमेज आंखों के आगे फॉर्म होती है। और इसको दूसरा रीजन ये है कि एक्सक्लूसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, आई लेंस का जो कर्वेचर है वो ज्यादा हो सकता है। अब इसका करेक्शन क्या होता है, इसका करेक्शन होता है हमारे पास में कॉनकेव लेंस को यूज करके आप इस जो डिफेक्ट है इसको करेक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद में जो अगला डिफेक्ट आता है वो आता है हमारे पास में हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बेसिकली होता है फार साइटेडनेस का। इसका मतलब ये होता है कि जो पास का है वो दिखाई नहीं देता लेकिन दूर का वहां पे दिखाई देता है। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन है कि आई बॉल जो है वो स्मॉल हो जाती है और इस केस के अंदर जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है, मायोपिया में इमेज आगे फॉर्म होती है। और इसका दूसरा रीजन है कि इसके अंदर फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस जो है वो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाती है। इसका करेक्शन कैसे करेंगे, इसका करेक्शन हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके हम लोग इसका करेक्शन करते हैं। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट होता है ओल्ड एज पीपल्स में होता है जिनको कि दोनों में प्रॉब्लम होती है, जो कि है ना तो पास वाले ऑब्जेक्ट्स देख पाते ना ही वो दूर वाले ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। तो उस केस के अंदर जो उनको बीमारी होती है वो जो डिफेक्ट होता है वो होता है हमारे पास में प्रेस बायोपिया। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है, इसके पीछे का रीजन है कि वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, यहां पर जो सिलेरी मसल्स है वो वीक हो जाती हैं। देन सेकंड रीजन है कि डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, और आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ये इसका दूसरा रीजन होता है। और फिर इसके साथ में जो इसका करेक्शन कैसे करेंगे, इसका करेक्शन करने के लिए बायफोकल लेंथ को यूज करता है। मतलब कि बायफोकल लेंथ का मतलब ये होता है कि कॉन्वेक्स भी होता है और उसमें कॉनकेव लेंस भी होते हैं, दोनों को मिला करके जो लेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं बायफोकाई लेंथ। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन क्या होता है, बेसिकली डिस्पर्जन को ध्यान से समझो। डिस्पर्जन होता है स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू द 7 कलर्स। जो व्हाइट लाइट होती है इसको 7 कलर में जब स्प्लिट होता है, इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, इसी फिनोमिनन को कहा जाता है डिस्पर्जन। अब ये डिस्पर्जन के जो कलर्स होते हैं 7 कलर कौन से होते हैं, वो होते हैं विबग्योर। अब वी है यहाँ पर वॉयलेंट के लिए, आई है इंडिगो के लिए, बी है ब्राउन के लिए, और जी है ग्रीन के लिए, वाई है येलो के लिए, ओ है ऑरेंज के लिए, और आर है रेड के लिए। देन फिर इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यहां पर जो रेड लाइट होती है ना वो सबसे ज्यादा लीस्ट बैंड होती है, इसीलिए जो सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, और वहीं पर जो वॉयलेट लाइट है वो सबसे ज्यादा बैंड होती है, और जो रेड लाइट है वो लीस्ट बैंड होती है, इसलिए क्या होते हैं वहां पर रेड कलर के सिग्नल्स को यूज किया जाता है। एग्जाम के अंदर ये आ सकता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है कि नॉट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हमारे जो स्टार हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते। तो भैया सबसे पहला तो रीजन ये है कि प्लैनेट्स आर टू मच क्लोजर टू द अर्थ, अर्थ के वो बहुत ही ज्यादा करीब हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वो जो पूरा प्लैनेट है वो एक पॉइंट सोर्स की तरह ना कर करके बहुत ही सारे पॉइंट सोर्स का कलेक्शन होता है, और सीधी आंख हमारी आंखों के ऊपर आती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उसके ऊपर कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।